हेलो चैंपियंस, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स मेक इजी पे। जहां हम समझेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और अदर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को काफ़ी इजी लैंग्वेज में। जो हम एक नया सीरीज स्टार्ट किए थे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस, हमने बात किया था पार्ट 1 में जो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आज उसका पार्ट 2 हम देखेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है। तो आज का जो ये टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट करना था, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। मतलब जो प्रिंसली स्टेट था, रजवाड़ों का विलय कैसे हुआ, तो वो हम देखेंगे। तो ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू व्हाट वर कॉल्ड द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट। जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो भागों में डिवाइडेड था। पहला जो था वो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस था और दूसरा था प्रिंसली स्टेट, ठीक है। जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस था उस पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था होता था। लेकिन वही दूसरी तरफ जो प्रिंसली स्टेट थे, जो कि जो छोटे-छोटे स्टेट थे और जो प्रिंस के अंडर रूल हुए किए जाते थे। लाइक जो राजा रजवाड़े थे वो उसके अंदर कंट्रोल करते थे और वो जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके अधीन होते थे, ठीक है। कॉल्ड द प्रिंसली स्टेट एन्जॉयड सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर, ठीक है। वो जो राजा रजवाड़े थे जो कि उसके स्टेट्स के अंदर जो इंटरनल अफेयर होते थे, वो सब देखते थे, ठीक है। और दिस वाज़ कॉल्ड पैरामोंटेसी और सुज़ेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। दिस वाज कॉल्ड द पारामाउंटेसी और सुजेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ये मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश जो सत्ता था उसका सर्वोच्चता ये स्वीकार कर रखे थे। लाइक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल लाती थी वो उसे मानना पड़ता था, लेकिन जो इसका इंटरनल अफेयर था वो राजा था वो मतलब क्या थे उससे अधीन नहीं था। वो फ्री तरह डिसीजन ले सकता था, लेकिन उसका जो कंट्रोल होता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी कंट्रोल था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या था, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश दैट विद द एंड ऑफ द देयर रूल ओवर इंडिया। जैसे कि इंडिपेंडेंस से पहले अनाउंस किया गया था जो ब्रिटिश है वो एंड होगा रूल इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा परमोनेंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट विल आल्सो लैप्स। जो कि जो ब्रिटिश क्राउन के जो अधीन जो प्रिंसली स्टेट था वो सब भी लैप्स होंगे। दिस मीन दैट इसका ये मतलब हुआ कि जो कि 565 जो राजे रजवाड़े थे, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हो गए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टूक द व्यू दैट ऑल दीज स्टूडेंट वर फ्री टू ज्वाइन अदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। उसे 3 विकल्प, रजवाड़ों को 3 विकल्प दिया गया, चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर वो स्वतंत्र हैं, ठीक है। इसका मतलब दिस डिसीजन वाज लेफ्ट नॉट टू द पीपल। ये डिसीजन था वो लोगों के ऊपर नहीं रखा गया, बल्कि जो प्रिंसली स्टेट का जो रूलर था उसके ऊपर डिसीजन किया जाए, चाहे वो तो पाकिस्तान में मिले, चाहे तो भारत में मिले या फिर स्वतंत्र है, ठीक है। लेकिन ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम था कि और डर था क्या इंडिया यूनाइट रह पाएगा, इसका डर था। क्योंकि सब राजा चाहते थे कि हम अलग अपना रूल बनाएं और अलग ये रूल करें, प्रॉफिट ले। तो अपना इसलिए से ये प्रॉब्लम था कि क्या भारत यूनाइट रह पाएगा। बहुत बड़ा ये चैलेंज था। द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून, बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ त्रावणकोर अनाउंस दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड टू इंडिपेंडेंस। सबसे पहले जो त्रावणकोर का जो राजा था उसने अनाउंस किया कि हम इंडिपेंडेंस रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ, द निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, जो हैदराबाद का निजाम था उसने सिमिलर अनाउंसमेंट किया अगले ही दिन। और जैसे भोपाल का जो नवाब था उसने क्या कि उसने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्वाइन होने से मना कर दिया। इसके क्या हुआ, दिस रिस्पॉन्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट मीन दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी दैट इंडिया वुड गेट फर्दर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल कंट्री। इसका ये हुआ कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो भारत है वो अब टुकड़े-टुकड़े में बँट जाएँगे, क्योंकि सभी जो प्रोविंसेस थे वो अलग रहना चाहता था। इससे ये पता चलता है कि जो भारत है वो यूनाइट नहीं रह पाएगा। द पर्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी पीपल इन दिस स्टेट लुक ब्लीक। जो डेमोक्रेसी का जो प्रोस्पेक्ट था वो लोगों के बीच ऐसा लगा कि ये नहीं हो पाएगा। दिस वाज़ अ स्ट्रेंज सिचुएशन, ये एक अलग तरह का सिचुएशन था। सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंट वाज़ एम टू यूनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन एज़ वेल एज़ डेमोक्रेसी। जैसे कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसका एक एम था यूनाइट रहे, उसके अलावा सेल्फ डिटर्मिनेशन रहे और डेमोक्रेसी अपनाए। द मोस्ट ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट गवर्नमेंट वर रन इन नॉन डेमोक्रेटिक मैनर एंड द रूलर वर अनविलिंगली टू गिव डेमोक्रेटिक राइट टू द पॉलिटिशियन। बट हम देख सकते हैं जैसे जो प्रिंसली स्टेट में था वो तो डेमोक्रेसी हिसाब से नहीं होता था, वो ऑटोक्रेट होता था। लाइक जो रूलर चाहता था उसके हिसाब से होता था, ठीक है। जो गवर्नमेंट थी उसने क्या अप्रोच किया, तो द इंटरिम गवर्नमेंट, उस वक़्त तो अभी इलेक्शन हुआ नहीं था, तो वो जो सरकार चल रही थी वो इंटरिम यानी टेम्पोरेरी गवर्नमेंट थी। जो इंटरिम गवर्नमेंट था उसने एक अलग तरह उसने
डिसीजन लिया, डिवीजन ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ डिफरेंट साइजेस। द मुस्लिम लीग अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट टुक द व्यू दैट द स्टेट वुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्सेज दे लाइक्ड। उसके अलावा जो मुस्लिम लीग जो भारत में थी उसने अपोज किया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इंटरफेयर कर रही है राजा रजवाड़ों में, ठीक है, क्योंकि उसे लगता था कि ब्रिटिश ने उससे स्वतंत्र दिया, चाहे वो भारत में मिले या पाकिस्तान में या फिर स्वतंत्र रहे, ठीक है। इसके अलावा जो ये सरदार वल्लभ पटेल वाज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो सरदार वल्लभ पटेल थे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडियाज़ के, और होम मिनिस्टर भी थे उस टाइम में, ठीक है। ही प्लेड अ हिस्टोरिकल रोल, उसने बहुत हिस्टोरिकल रोल प्ले किया टू जो ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट था उसको मिलाने में, ठीक है। इट मे लुक ईज़ी नाउ, ये हमें अभी आसान मालूम पड़ता है, लेकिन वो ये आसान नहीं था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क था, जो कि स्किलफुल परसुएशन ही कोई अगर जिसके में स्किल हो वही कर सकता, लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल, वही कर सकते थे उसको। देयर वर 26 स्मॉल स्टेट्स इन टुडेज़ ओडिशा, जो आज का उड़ीसा है उसमें 26 स्मॉल स्टेट थे, और जो सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात हैड, जो गुजरात का जो सौराष्ट्र रीजन है उसमें 14 बड़े स्टेट थे और 119 छोटे स्टेट थे। काफ़ी ये छोटा नंबर अभी दिख रहा है, उस वक़्त बहुत थे, ठीक है? द गवर्नमेंट अप्रोच वाज़ गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन फर्स्टली, गवर्नमेंट ये था कि इसने अप्रोच किया, ठीक है? 3 कंसिडरेशन, पहला क्या था? द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, जो कि प्रिंसली स्टेट का जो लोग थे, वो तो भारत में मिलना चाहते थे, लेकिन जो राजे थे, वो नहीं मिलना चाहता था। दूसरा क्या था? द गवर्नमेंट वाज़ प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन, जो गवर्नमेंट थी, उसने कुछ बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑटोनॉमी दिया, लाइक बहला-फुसलाया कि चाहे भारत में शामिल हो जाए, ऐसे कहा कि तुम्हें कुछ इतना ये मिलेगा, लाइक इतना पैसा मिलेगा, या ऐसे ही कुछ लालच दिए कि ताकि वो भारत में मिल जाए। द आइडिया वाज़ टू अकोमोडेट पोलैरिटी एंड अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल अप्रोच इन डीलिंग विद द डिमांड ऑफ देयर रीजन। अब तीसरा ये था कि इन द बैक ऑफ पार्टीशन व्हिच ब्रॉट इनटू फोकस ऑन द कंटेस्ट ओवर डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी। तीसरा था कि जो पार्टीशन हुआ है उसने क्या किया, कंटेस्ट ओवर डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी किया, फिर इंटीग्रेशन, कंसोलिडेशन ऑफ टेरिtorial बाउंड्रीज ऑफ द नेशन एंड अज्यूम सुप्रीम इम्पोर्टेंस, लाइक जो कि हम बात करेंगे जैसे जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद जो टेरिटरी का डिमार्केशन हुआ था, उसके इंटीग्रेशन और जो कंसोलिडेशन था टेरिtorial बाउंड्रीज का, उसको एज्यूम किया जाता था सुप्रीम, उसे सुप्रीम इम्पोर्टेंस दिया गया। अब 15 अगस्त 1947 से पहले जो पीसफुल नेगोशिएशन था ऑलमोस्ट वो सब खत्म हो गया। न्यू बाउंड्रीज ऑफ इंडिया इन द इंडियन यूनियन, द रूलर ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट साइन द डॉक्यूमेंट कॉल, जो रूलर जो प्रेसिडेंट का रूलर था वो भारत में विलय विलय करने पर अपना सहमति जताने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट था, उसे डॉक्यूमेंट पर साइन करना था, उसे कहा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। विच मीन दैट उसका मतलब ये था कि जो स्टेट है वो एग्री कर रहा है कि भारत का पार्ट बनेगा। एसेशन ऑफ द प्रिंसलेज ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट। जो हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर का जो विलय था काफ़ी वो डिफिकल्ट मालूम पड़ा बाकियों से। द इशू ऑफ जूनागढ़ वाज रिजॉल्व्ड थ्रू प्लेबिसाइड कन्फर्म पीपल डिसाइड टू जॉइन इंडिया। जो जूनागढ़ का इशू था वो प्लेबिसाइड से हुआ, लोगों ने वोटिंग किया कि वो भारत में रहना चाहता है या पाकिस्तान में सिटीजन, तो उसने मोस्टली लोगों ने वो कहा कि वो भारत में रहना चाहता है, तो इसलिए ठीक है वो भारत में विलय हो गया। उसके अलावा यू विल रीड अबाउट कश्मीर इन चैप्टर 8, हम कश्मीर का विलय पढ़ेंगे 8वीं चैप्टर में। हेयर टू गॉट द हम यहाँ सिर्फ हैदराबाद और मणिपुर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये था हैदराबाद का ये निज़ाम है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। हैदराबाद बोलेंगे, हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट, जो हैदराबाद था वो सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था और सराउंडेड बाय इंडियन टेरिटरी। सब द जो उस वक्त का कुछ पार्ट था महाराष्ट्र का, ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का, उस वक्त का पार्ट था हैदराबाद में। इस रूलर कैरिड द टाइटल निजाम, जो उस रूलर था हैदराबाद का वो उसको निज़ाम कहा जाता था, ठीक है। और उस वर्ल्ड में दुनिया में से रिचेस्ट जो मेन थे उसमें से एक था। द निजाम वांटेड टू इंडिपेंडेंस फॉर हैदराबाद, वो इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता था हैदराबाद के लिए, ठीक है। उससे स्टैंडिंग एग्रीमेंट किया 1947 नवंबर 1947 में 1 साल के लिए। व्हाइल नेगोशिएशन विद इंडिया गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन, उस वक़्त तक बातें चलती रही गवर्नमेंट से कि ताकि उससे स्वतंत्र रहना है या फिर इंडिया में विलय करना है। इन द मीन टाइम ऑन द मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम, कुछ समय के बाद जो हैदराबाद के लोग था उसने निज़ाम के रूल के खिलाफ हो गए। उसके अलावा तेलंगाना के क्षेत्र में जो लड़ाई जो निज़ाम विक्टिम थे, ऑपरेसिव वेल उसकी जो रूल थी उसके खिलाफ रोज अगेंस्ट हिम, उसके वुमेन देखा गया कि जो उसे अपोज किया गया, वो सप्रेशन ज्वाइन द मूवमेंट, जो वुमेन थी वो मूवमेंट में शामिल हुए लार्ज नंबर में। हैदराबाद टाउन वाज द नर्व सेंटर, जो हैदराबाद टाउन था वो नर्व सेंटर बन गया मूवमेंट का।
उसके अलावा जो द कम्युनिस्ट थे और जो हैदराबाद कांग्रेस थे, वो जो मूवमेंट को लीड करना से वो फोर फ्रंट पे आया और उसे लीड किया। तो जो निज़ाम था रिस्पॉन्ड ऑफ पारामिलिट्री फोर्स, उसने पारामिलिट्री फोर्स को उतार दिया, जिसे राजाकार कहा जाता था, ठीक है। उसके अलावा जो कम्युनल नेचर ऑफ राजाकार, ये नो बाउंड, लाइक उसने बहुत सारे अत्याचार किए लोगों पे, ठीक है। मर्डर किए में और रेप लूट किए, लूट मचाए, रेप किए, टारगेटिंग पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम। उसने टारगेट किया नॉन मुस्लिम को, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू आर्मी टू टेक द सिचुएशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसने ऑर्डर किया कि आर्मी जाए सेंटर में, ठीक है। इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इन द कंट्रोल टू निजाम फोर्सेज। 1948 में जो इंडियन आर्मी थे वो निजाम के फोर्सेस को कंट्रोल कर लिया। इसके अलावा उसके बाद जो हैदराबाद का विलय हो गया। हम मणिपुर के बारे में देखेंगे। मणिपुर फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले जो मणिपुर का महाराजा था भूचंद्र सिंह, उसने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑक्सीजन से, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एसोरेज पे। इसके अलावा जो इंटरनल एटोनॉमी था मणिपुर का वो मेंटेन है। इसके अलावा अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर। अब जो वहाँ के जो लोगों की जो लोग थे उसके प्रेशर में मणिपुर के राजा ने जून 1948 में इलेक्शन करवाया। स्टेट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, और जो स्टेट था वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया, यानी राजा का जो शासन रहेगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रहेगा, ठीक है। मणिपुर, इसके हिसाब से जो मणिपुर था वो पहला पार्ट बना इंडिया का जो कि जहाँ इलेक्शन हुआ यूनिवर्सल एडेंट फ्रांचाइज पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है, ठीक है। कहाँ हुआ सबसे पहले इलेक्शन इंडिया में यूनिवर्सल एडेंट फ्रांचाइज पे? तो मणिपुर में, जून 1948 में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जो जो मणिपुर का लेजिस्लेटिव असेंबली था वो वो खुश नहीं था कि अपने मणिपुर के मर्जर पे कुछ सवाल उठाए विद इंडिया, वाइल द स्टेट कांग्रेस, वहाँ के कांग्रेस थे वो चाहते थे कि वो मर्ज हो जाए, ठीक है। लेकिन अलग जो पॉलिटिकल पार्टी थे वो उसे अपोज किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीड इन परसुइंग महाराजा इनटू द साइनिंग द मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। इसके अलावा जो इंडिया इंडिया जो सरकार थी उसने सितंबर 1949 में मर्ज एग्रीमेंट पे साइन करवाया महाराजा से, ठीक है। महाराजा कौन था? भूचंद्र सिंह। तो हम बात करेंगे कि कैसे उसने पॉपुलरली इलेक्टेड था लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर के खिलाफ। तो ये बहुत ही गुस्सा साबित हुआ मणिपुर के लोगों में, ठीक है। जो कि आज भी हम देख सकते हैं कैसे मणिपुर में हिंसा भड़कती है। उसके रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, कैसे और स्टेट रीऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग डिड नॉट कम टू एंड एंड विद पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट। जो नेशनल बिल्डिंग का प्रोसेस अब ऐसा नहीं हुआ कि जब पार्टीशन प्रिंसिपल इंटीग्रेशन हो गया वैसे हो गया, ऐसा नहीं था। अब एक नया चैलेंज था कि कैसे इंडियन स्टेट का बाउंड्रीज हो। This was not just matter of administration division. The organization had to drawn in a way that the linguistic and cultural plurality of the country could be reflected. जो कि लिंग्विस्टिक भाषा के और कल्चर जो पॉलिटिकल उसके हिसाब से जो नेशन का यूनिटी हो, उसके हिसाब कैसे किया जाए कि जो उसका जो लैंग्वेज है और कल्चर है वो भी बना रहे, ठीक है। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल के दौरान जो जो स्टेट बाउंड्रीज थे वो कैसे भी तरक्की दिए गए थे सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट के, ठीक है। लेकिन जब हमें नेशनल आवर नेशनल इन्वायरमेंट हैड रिजेक्टेड द डिवीजन, हाँ, जो नेशनल मूवमेंट था उसने रिजेक्ट किया इस आइडिया को, ठीक है। और एक 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें ये ये किया गया था कि ये कहा गया था कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा कि हम नेशनल कांग्रेस, हम भाषा के आधार पे, ठीक है, राज्य बनाएंगे, लाइक मेनी प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वाज लिंग्विस्टिक जोन, ठीक है। दीज आर चेंज दिस चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। लेकिन पार्टीशन और इंडिपेंडेंस के बाद ये चेंज हो गया। जो हमारे जो लीडर थे वो फेल्ड किए और स्टेट ऑन बेस ऑफ लैंग्वेज माइट लीड टू द डिप्रेशन और डिसइंटीग्रेशन। अगर हम भाषा के आधार पर अगर हम राज्य बनाए तो जो हमारा देश है वो टूट जाएगा, ठीक है। इट वाज फेल्ड एल्सो दैट रूरलाइजेशन पे फ्रॉम द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंज, और उनसे भी बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंज आएंगे, ठीक है। कंट्री फेस द सेंट्रल लीडरशिप डिसीजन टू पोस्टपोन मैटर। जो सेंट्रल लीडरशिप थी उसने इस मैटर को रोकना चाहा। इसके लिए डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडर वाज चैलेंज बाय द लोकल लीडर एंड द पीपल। जो डिसीजन था वो लोकल लीडर और पीपल के द्वारा इसे चैलेंज किया गया। प्रोटेस्ट हुए तेलुगु में, तेलुगु स्पीकिंग जो एरियाज थे मद्रास प्रोविंस उसमें प्रोटेस्ट हुए। और एक तमिलनाडु पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड उस वक्त जो तमिलनाडु था वो आज का आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका का पार्ट था, ठीक है। द विशाल आंध्र मूवमेंट हुआ उस वक्त एक अलग सेपरेट आंध्र के लिए, ठीक है। जो जो तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए एक अलग आंध्र राज्य के लिए एक उस वक्त प्रोटेस्ट हुआ था। मद्रास प्रोविंस देयर पार्ट एंड मेड टू सेपरेट आंध्र प्रोविंस नियरली ऑन द पॉलिटिकल फोर्स ऑन द रीजन वर ऑफ इन इंग्लिश। जो कि आंध्र रीजन जो लोग थे वो पॉलिटिकल फोर्सेज थे वो चाहते थे कि आंध्र को एक लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक मद्रास थे, ठीक है, मद्रास प्रोविंस में थे उसे एक आंध्र राज्य बनाया जाए। इसके अलावा द मूवमेंट गैदर सम मोमेंटम इन द रिजल्ट ऑफ द
सेंट्रल गवर्नमेंट वैसिलेशन। पोटी श्रीमालू एक कांग्रेस लीडर थे। उसने उसने इस मूवमेंट को लीड किया, जो कि गांधीयन थे। इसके अलावा उसने उसने 56 दिन का ठीक है अनशन किया, और 56 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद से जो राज्य में हिंसा हुए, लोग इधर-उधर हुए। इसके अलावा 1982 में एक अलग सेपरेट आंध्र स्टेट बना दिया गया दिसंबर 1952 में। ठीक है, ये सब उस वक्त का जो स्टेट है वो सबका क्या पिक्चर दिया हुआ है। ये था आज का हमारा जो टॉपिक है, ये थोड़ा बचा हुआ है। द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र स्क्वायर टू स्ट्रगल फॉर मेक ऑफ द लिंग्विस्टिक लाइन द पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसे ही आंध्र प्रदेश का स्टैब्लिश हुआ लैंग्वेज में, लेकिन और ये स्टेट बना लैंग्वेज के बेसिस पे, वैसे ही अलग रीजन में भी लोग मांग करने लगे कि हमारे भी राज्य को लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया जाए। ठीक है, इसके अलावा 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया गया, कि कैसे स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसे स्टेट बने, किस बेसिस पे हो। इसके अलावा द कमीशन ऑफ इट्स रिपोर्ट ऑफ the state should reflect the burdens of different region on the basis of report the state reorganization act was passed। इस उसने अपना पास किया अथी में दिसंबर 1955 इसने अपना रिपोर्ट दिया, और उसके बाद 1956 में इस बेसिस पे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में पास किया गया। इसके हिसाब से 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। ये पोटी श्रीमालू गांधीयन वर्कर थे, लेफ्ट गवर्नमेंट ऑफ साल सत्याग्रह में भी ये शामिल हुए थे, ये सब। ठीक है, इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न इन द अर्ली ईयर्स, बहुत अर्ली देखेंगे, हम देखेंगे कैसे अलग अलग सेपरेट स्टेट का डिमांड हुआ यूनिटी ऑफ कंट्री के लिए हुआ। फिर डेट लिंग्विस्टिक स्टेट में फॉस्टर सेपरेटिज्म, ये महसूस किया कि अगर हम लिंग्विस्टिक के हिसाब से, भाषा के हिसाब से अगर स्टेट बनाए, तो ऐसा ये सेपरेटिज्म और क्रिएट प्रेशर करेगा न्यूली जो फाउंडेशन पे। इसके अलावा जो लीडरशिप थी अंडर पोलर प्रेशर फाइनली मेड अस चॉइस ए फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। आई होप दैट इफ वी सबसे द रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम ऑल रीजन द थ्रेट ऑफ डिवीजन एंड सेपरेशन वुड बी रिड्यूस। इसने माना कि अगर हम भाषा के आधार बनेंगे तो जो सेपरेटिज्म और रिड्यूस होगा। ठीक है, बिसाइड द अकोमोडेशन डिमांड एंड द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वर आल्सो बी सीन इन डेमोक्रेटिक। ठीक है, नाउ इट्स मोर देन 50 ईयर्स से ये आज का 50 साल हो गया सिंस द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। वी कैन से दैट लिंग्विस्टिक स्टेट एंड द मूवमेंट ऑफ द some these states change the nature of democratic polity and leadership in some basis यार। देख सकते हैं कैसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट था वो कैसे चेंज किया नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को, लीडरशिप को। ठीक है, द पावर ऑफ पॉलिटिक्स एंड पावर वाज नाउ ग्रोन ओपन टू पीपल अदर देन द ब्रिटिश स्पीकिंग। ठीक है, लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन आल्सो गिव सम यूनिफॉर्म बेस्ड ऑन द रनिंग ऑफ स्टेट बॉडी डिड नॉट लीड। ये सब है। उसके बाद कैसे बने स्टेट बने लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुए, और बहुत सारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हुआ अलग अलग ईयर में, अलग अलग जो स्टेट का गठन हुआ, हम देख सकते हैं कैसे आज भी। तो ये था आज का हमारा पार्ट 2 जो चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्डिंग का था। आई होप अगर समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। थैंक यू।